जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लुसेंट किताब का बच्चों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। बच्चों जीके जीएस का 125 प्रश्नों का सेट साथियों लेकर के आ चुका हूँ। सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। ये क्लास बच्चों भारत के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी बच्चे चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे बच्चों कोई भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम का बच्चों, तो आप सभी साथियों इस क्लास में जुड़ करके पढ़िए। क्योंकि 90 से 100% प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे एकदम बच्चों, कंफर्म मानिएगा कि लड़ेंगे। क्योंकि मैं जो लेकर के आता हूँ PYQ लेकर के आता हूँ बच्चों, और उस पर आधारित एक्सेप्टेड प्रश्न लाता हूँ। एक्सेप्टेड प्रश्न लेकर के आता हूँ बच्चों, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन को लाइक कर देंगे अच्छा लगेगा तब बच्चों, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करेंगे। तो चलिएगा आज की सेशन को साथियों हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ अवस्थित है। बच्चों आप सभी लोग बताइएगा कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो कहाँ अवस्थित है। पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम रम, गंगा सागर द्वीप या पोर्ट ब्लेयर। तो ये बच्चों पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान जो है वो अवस्थित है। अब पोर्ट ब्लेयर है कहाँ बच्चों, तो ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। अंडमान निकोबार की बच्चों राजधानी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो हो जाता है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की अगर बात किया जाए बच्चों, तो समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। क्या है, सबसे लंबी है। अगर आप, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है अंडमान निकोबार। इसकी समुद्री तटरेखा बच्चों जो है, तटरेखा यह सबसे लंबी है। अगर राज्य के संदर्भ में पूछा जाए, कहे कि सर समुद्री तटरेखा तो हमने राज्य के संदर्भ में देखा गुजरात। कई बच्चों कहेंगे आपके हम सर गुजरात देखा। हम बोलेंगे कोई बात नहीं मेरे भाई, समुद्री तटरेखा अगर राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो गुजरात हो जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर राज्य के दृष्टि से सबसे छोटी अगर देखना है समुद्री तटरेखा मेरे दोस्त, तो हो जाता है गोवा का। किसका हो जाता है, गोवा का हो जाता है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे नोट कर लेंगे, नोट कीजिएगा। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ तक नोट किया। अब महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे बच्चों। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इनको क्या कहा जाता है साथियों, बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी को मेरे भाई बापू कहा जाता है। लेकिन बापू सबसे पहले किसने कहा, बापू की उपाधि किसने दी बच्चों, तो बापू की उपाधि दी है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा जाए बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। अब महात्मा गांधी को बच्चों महात्मा तो नहीं कहा जाता था, इनका मूल नाम था बच्चों, बताइएगा मूल नाम क्या है। मोहनचंद करमचंद गांधी, ये था इनका नाम। लेकिन इनको महात्मा की उपाधि किसने दी, तो महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं बच्चों, टैगोर, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी है इनको, जिन्होंने जन गण मन लिखा। अब महात्मा गांधी कहें कि हम किस बात की देर करें आपको,
आपने हमें महात्मा की उपाधि दे दी तो हम आपको गुरुदेव की उपाधि दे देते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव की बच्चों उपाधि दे दिया कि किसने? महात्मा गांधी ने बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि फट से ही दे दिया। ठीक है, क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। जनगण मन किसने लिखा? राष्ट्रगान बच्चों किसने लिखा? जनगण मन। तो ये लिखने वाले व्यक्ति हैं बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है तो ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न की ओर चले। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आता है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? बताइएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है बच्चों किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रश्न है मेरे भाई, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा बताइएगा साथियों, किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? केन्या, मॉस्को, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो बच्चों मॉस्को से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है बच्चों? जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा को बच्चों कौन सी नदी दो बार काटती है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बताइएगा। ते मेरे दोस्त कांगो नदी हो जाएगा। कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कितने बार बच्चों? दो बार काटती है। क्लियर है मेरे भाई? अब अगर बच्चों कर्क रेखा की बात कर दिया जाए कि सर कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी हो जाएगा बच्चों। माही नदी ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर मकर रेखा की बात कर दिया जाए, मकर रेखा, मकर रेखा को बच्चों कौन सी नदी दो बार काटती है? तो लिंगपोपो नदी हो जाता है। लिंगपोपो, लिंगपोपो नदी जो है बच्चों ये सब दो दो बार काटता है। याद रखिएगा ना, याद रखिएगा बच्चों। भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो मॉस्को से होकर के नहीं गुजरती है। क्लियर है साथियों? यहाँ तक नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। मॉस्को की अगर बात करें बच्चों तो विश्व में अगर सर्वाधिक चांदी की बात कर दिया जाए, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो मॉस्को करता है। इंडोनेशिया बच्चों सर्वाधिक अगर द्वीप पूछ दिया जाए, द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। सर्वाधिक मुसलमानों का देश मुसलमान, सर्वाधिक मुसलमानों का देश बच्चों तो इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया की अगर कैपिटल की बात कर दिया जाए, राजधानी, तो जकार्ता हो जाता है। जकार्ता हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा एग्जाम में आ जाता है। ब्राज़ील की अगर बात कर दिया जाए बच्चों तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील ही करता है। इसे सर्पों का देश भी कहा जाता है। सर्पों का बच्चों देश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इतना बच्चों डिटेल में पढ़ाऊंगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं। कितना सोचेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन सेट करने वाला भी सोचेगा कि अब कहाँ से दूँ यार, सारा तो पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, और यहीं से आकर के क्वेश्चन देखेगा कैसा कैसा पढ़ाया यार, जो एक्स्ट्रा में बताया गया उसी को हम ले लेते हैं और क्वेश्चन चूज कर देगा इसी से। और आप जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना करके आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर भी सोच लिया है कि अब छोटे छोटे चैनलों के साथ ही क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि बड़े चैनल तो बड़े हो ही गए हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो हमारे साथ जुड़िए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पढ़ाता तो बेहतर ही हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता।
विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? देखिए, विश्व के इतिहास में पहली जो परमाणु आपदा हुई थी बच्चों, ये पूछा गया है, ये कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था पहली परमाणु आपदा। किसने किया था? तो ये बच्चों अमेरिका ने किया था। अमेरिका जो बहुत खतरनाक था ससुरा, ऐसा था ना कि किसी को, आप भी ऐसा ही है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है। जैसे कुछ कुछ टीचर भी हो गए जो छोटे टीचरों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा भी है। तो अमेरिका किसी को आगे बढ़ने नहीं देता था, तो अमेरिका ने क्या किया कि जापान के ऊपर बच्चों, जापान में एक जगह है हिरोशिमा, हिरोशिमा हिरोशिमा पर क्या किया कि परमाणु बम पटक दिया। और परमाणु बम बच्चों ऐसा खतरनाक बम है कि उसका प्रकोप 100 वर्षों तक आता है, 100 वर्षों तक बच्चों। जो यूरेनियम है ना, वो जब विस्फोट होता है ना, तो उसके बच्चों रेंज से, उससे जो रे निकलता है, उससे वहाँ के लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो भी जन्म लेता है वो दिव्यांग जन्म लेता है बच्चों, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, दिव्यांग होगा ही। तो हिरोशिमा पर पटका गया था 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद बच्चों 9 अगस्त 1945 को ससुरा कहा कि इतना में कुछ जापान को होने वाला नहीं है, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में बच्चों आज भी देखिएगा, आज भी आगे है और पहले भी आगे था। अगर परमाणु हमला नहीं होता तो जापान सबसे आगे होता टेक्नोलॉजी में बच्चों। तो इसलिए कहा कि इससे नहीं होगा। फिर से 9 अगस्त को बच्चों नागासाकी पर हमला किया, नागासाकी पे, नागासाकी जो कि जापान का ही एक शहर है, यहाँ पर फिर 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया और वहाँ पे भी परमाणु बम पटक दिया। ये अमेरिका ससुरा खतरनाक ही था। इसके पास परमाणु बम है, बहुत है, 5000 बच्चों प्लस है। रूस के पास भी है, हमारे पास नहीं है। शायद हमारे देश में 172 है, या शायद केवल 72 है, ये मुझे पता नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा है बच्चों। हमसे ज़्यादा तो ससुरा पाकिस्तान बनाया है, कुत्ता बनाया है, देखते हो ना, ऐसे कुत्ता के जैसा ही उसका क्या है, मैप है बच्चों, ऐसा ही है मैप उसका, कुत्ता की तरह। वो भी हमसे ज़्यादा परमाणु बम बनाया है। परमाणु बम कौन बनाए थे हमारे देश में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो लोग हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करते हैं, ज़रा APJ अब्दुल कलाम को देखिए ना, मुसलमान ही थे, तो क्या हुआ? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है बच्चों, कौन से 2 सागर को जोड़ती है, ये पूछा गया। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को बच्चों जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य, अरे यार सही बताया ना। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, सही है। अगला प्रश्न आता है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना बच्चों जो है वो क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक बच्चों ये ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ में है? तो ये इटली में हो जाता है। कौन सा देश में हो जाएगा बच्चों? इटली में हो जाएगा। क्लियर बा ना रउआ लोग के यहाँ तक? ठीक बा? हाँ, हम बिहारी हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में बच्चों कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ये बताइएगा। कुलगाड़ी है कहाँ में? कुलगाड़ी की अगर बात करें बच्चों तो ये है कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है कुलगाड़ी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसे प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है, द्वीप भी कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला बच्चों द्वीप बोल लीजिए, देश बोल लीजिए, ठीक है। और बच्चों कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों एवं बहनों। भाइयों एवं बहनों, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर बच्चों जो घने वन हैं वो बताइएगा कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास में जो बच्चों वन होते हैं यहाँ अधिकतर
वन मिलते हैं, घने वन मिलते हैं। कर्क रेखा मेरे भाई भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बच्चों हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। भारत निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। भारत के कौन से बच्चों भागों में द्रविडियन प्रजाति जो है वो देखने को मिलता है? तो दक्षिण भारत में बच्चों जो द्रविडियन प्रजाति है ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सेव्र की संधि हुई थी। सेव्र की संधि बच्चों कब हुई थी ये पूछा गया है आपसे। तो 1920 ईस्वी में बच्चों सेव्र की संधि हुई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और 1945 में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को बच्चों अमेरिका ने परमाणु हमला किया था बच्चों। किसके ऊपर? तो जापान के ऊपर किया था। क्या साथियों क्लियर है? बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाग के पौधा है बच्चों उसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग के बच्चों जो पौधे हैं उसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगर बच्चों ये तो पादप हो गया। अगर जंतु जगत की बात किया जाए बच्चों, जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो मेढक को कहा जाता है। मेढक यानी कि जो जल में भी रहे बच्चों और स्थल पे भी रहे उसे उभयचर कहते हैं। तो मेढक उभयचर है। जल में रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चों अर्थ पे रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे ये उभयचर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन सा है बच्चों? तो यह लूनी नदी हो जाता है, भूमि बंधित नदी। क्लियर है। नर्मदा को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात का बच्चों जीवन रेखा। अलमाटी बांध बच्चों किस नदी पे है? अलमाटी बांध, ओहो, अलमाटी बांध किस नदी पे हो जाएगा? तो ये बच्चों कृष्णा नदी पे हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रेगुर किस नाम से जाना जाता है? देखिए काली मिट्टी को ही बच्चों रेगुर कहा जाता है और इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टान के बच्चों अपरदन से होता है। बेसाल्ट जो चट्टान है बच्चों इसके अपरदन से रेगुर मृदा यानी कि काली मृदा का निर्माण होता है और ये ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र बच्चों और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि कहाँ? काली मिट्टी में बच्चों कपास के उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी बच्चों भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला मिट्टी। सर्वाधिक बच्चों किस मिट्टी का विस्तार है? तो हो जाता है जलोढ़ मिट्टी का 43% है। क्लियर है। लेटेराइट मिट्टी बच्चों चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। इसमें बच्चों एक अम्ल बोल लीजिए या एक नशा बोल लीजिए बच्चों। नशा कौन सा पाया जाता है? तो थीन नामक नशा जो है वो चाय में पाया जाता है। अगर अम्ल की बात करें कि अम्ल बच्चों चाय में कौन सा पाया जाता है तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल जो है मेरे भाई ये चाय में पाया जाता है। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर बा? रउआ लोग के क्लियर बा ना? मिट्टी के अगर प्रकार देखल जाई तो 8 प्रकार के होवेला। ठीक बा, मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? बताइएगा बच्चों TRIMS से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय जो है TRIMS से बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है बच्चों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना होती है। और इसका बच्चों हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए कहाँ पे है बच्चों, तो मुंबई के अंदर है। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? नेक्स्ट देखिएगा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। बताइएगा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? वो गर्म मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता ही है बच्चों, क्या हाल है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। बताइएगा, एक पौधे पर बच्चों जो पुष्पन होते होते हैं उसके लिए उत्तरदायी क्या है? उसके लिए बच्चों फ्लोरिजेंस जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में बच्चों जो लोकसभा आरक्षित सीट है बताइएगा कितने हैं? तो ये बच्चों 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। अब बच्चों बिहार की बात करें तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस, साथ ही साथ मेरे भाई जल दिवस भी साथियों 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है बच्चों। पटना है बिहार की राजधानी। ठीक बा ना? ठीक है बच्चों, विधानसभा सीट कितने हैं बिहार में ज़रूर बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। विधानसभा सीट। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न की ओर चलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलिन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो एनजीटी की स्थापना बच्चों होती है 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। फ्लोएम उत्तक का भाग बच्चों कौन नहीं है? देखिए, जो फ्लोएम उत्तक होता है बच्चों यह जीवित उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? जीवित उत्तक होता है। ठीक है, तो बताइए फ्लोएम उत्तक का भाग कौन नहीं है? ये बच्चों बहिनिकाय जो है यह फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। और फ्लोएम उत्तक जो है बच्चों पेड़ पौधे में भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम उत्तक की बात करें तो बोल दिया जाए बच्चों पेड़ पौधे यानी कि प्लांटों में बच्चों एक भाग से दूसरे भागों तक भोजन का आदान प्रदान करता है बच्चों, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, पहुंचाता है। तो उसी को हम फ्लोएम उत्तक कहते हैं। पेड़ पौधे में भोजन को बच्चों भोजन एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना इसी का काम है। क्लियर है बच्चों? अब जाइलम उत्तक एक फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम उत्तक जो है बच्चों मृत उत्तक होता है। अगर जाइलम की बात कर दिया जाए, यहाँ तक नोट कीजिएगा सभी बच्चे, जाइलम उत्तक की बात करें बच्चों तो यह एक मृत उत्तक होता है। मृत उत्तक होता है। क्या साथियों क्लियर है? और यह पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। पेड़ पौधे में बच्चों जो जल है एंड खनिज लवण जो है बच्चों खनिज लवण इसको पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा क्लास बच्चों? सभी बच्चे अब प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देंगे साथियों। सभी बच्चे शेयर करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना काम कर देना है। तो आज के लिए बस हम क्लास को यहीं तक रखेंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई एवं बहनों।